Hi friends, today we're going to discuss the topic stewardship of natural resources. So without wasting any time, let's get started. So first, we will understand what is stewardship. इस stewardship का होता क्या है? Stewardship समझ लो guardians. अभी बोले तो protectors. Stewardship का होता है protectors. किसके? Of natural resources. समझ गए stewardship? अभी हम आगे का देखते हैं. तो स्टेवरशिप कैसे करेंगे? ऐसे बाय रिस्पेक्टिंग नेचर. और नेचर को रिस्पेक्ट यानी कैसे? जय जगदीश हरी. अभी पेड़ काटना चालू नहीं. हम कैसे करेंगे रिस्पेक्ट? बाय रिस्पेक्टिंग नेचर दैट इंश्योर्स रिस्टोरेशन एंड रीजेनरेशन. बाय रिस्पेक्टिंग नेचर दैट इंश्योर्स रिस्टोरेशन एंड रीजेनरेशन. यदि ये रिस्टोरेशन नहीं होगा और रीजेनरेशन नहीं होगा तो क्या नेचर बचेगा? क्या नहीं बचेगा. तो साइंटिस्ट का ये अनुमान है, साइंटिस्ट ये कहते हैं कि यदि हम ऐसे नहीं करेंगे तो क्लाइमेट चेंज होगा, पॉल्यूशन बहुत बढ़ेगा. कैसे देखते हैं. एक चीज़ और, हमें नेचर को केवल रिस्पेक्ट ही नहीं करना है, हमें अपना दिमाग भी लगाना है कि ताकि वो रिस्टोर हो और रीजनरेट हो नेचर. ठीक है, समझ गए? तो अब जो हम समझने वाले थे अभी कि कैसे साइंटिस्ट कहते हैं कि कैसे होगा क्लाइमेट चेंज और पॉल्यूशन. देखो पॉल्यूशन कैसे? ड्यू टू इंडस्ट्रीज. इंडस्ट्री से कौन कौन से पॉल्यूशन हो सकते हैं बताओ? सॉइल पॉल्यूशन, इंडस्ट्रीज में क्या कहते हैं, फूड इंडस्ट्री में आती. फूड इंडस्ट्री यानी कि समझो एग्रीकल्चर का समझ लो. अभी इसमें इंडस्ट्री में एग्रीकल्चर का भी आ गया इसमें अभी अभी के लिए. सॉइल पॉल्यूशन या तो इंडस्ट्री समझो, फूड इंडस्ट्री है लेस का, तो लेस में क्या आलू उगाते हैं, तो आलू उगाने के लिए समझो कि उन्होंने अच्छे से सॉइल पे ध्यान नहीं दिया तो क्या होगा? सॉइल पॉल्यूशन. या फिर एक और चीज, एयर पॉल्यूशन. एयर पॉल्यूशन से सॉइल पॉल्यूशन भी हो सकता है. क्यों? क्योंकि जो हार्मफुल जो भी है मॉलिक्यूल्स, पॉल्यूटेंट समझ लो, जो एयर को पॉल्यूट करते हैं वो सॉइल को भी पॉल्यूट कर सकते हैं बाय किलिंग बैक्टीरिया. बैक्टीरिया के घर के अंदर घुस के उनको मार सकते हैं वो. और एक और वाटर पॉल्यूशन. वाटर पॉल्यूशन भी. ठीक है, वाटर पॉल्यूशन कैसे? इंडस्ट्रीज में जो वेस्ट निकलता है, वेस्ट उसको बिना ट्रीट किए यदि हम कोई भी वाटर बॉडीज में छोड़ दे तो क्या होगा? वाटर पॉल्यूट हो गई ना. समझो इंडस्ट्री से सॉइल पॉल्यूशन हो भी नहीं सकता, नहीं भी हो सकता है. कोई कोई इंडस्ट्री से सॉइल पॉल्यूशन होता भी है लेकिन कोई कोई से नहीं होता है. लेकिन मेन याद रखना दो इंडस्ट्री से पॉल्यूशन होने वाले वो क्या है? वो है एयर पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन. समझ गए? समझ गए? बढ़िया. तो अभी हम बढ़ते हैं हमारे रिन्यूएबल्स पे.
यूनिवर्स में कौन कौन आते हैं, वाटर और साइलोबियम वाटर और साथ समझते हैं। तो अभी के ज़माने में सबको क्या चाहिए, पैसा। तो फार्मर्स स्विच टू हाई yielding crops। yielding crops, हाई yielding कैसे, yielding का अर्थ होता है क्या है, yield यानी कि समझो हमने क्रॉप्स उगाए, क्रॉप्स उगने के बाद जो हमें अनाज मिलता है, गेहूं का उगाया तो गेहूं से गेहूं मिलता है हमें, समझ गए, गेहूं। तो गेहूं का क्या कहेंगे हम, यील्ड कहेंगे, यानी कि जिस क्रॉप से हमें ज्यादा अनाज मिलता है उसे हम क्या कहेंगे, हाई यील्डिंग क्रॉप्स कहेंगे, समझ गए। तो उस हाई यील्डिंग क्रॉप्स के लिए क्या चाहिए, वाटर फॉर इरिगेशन पर्पसेस। ये सेम टू सेम केस फार्मिंग का हम आगे केस आता है पंजाब का, उसमें भी समझेंगे इसमें इसका। और इरिगेशन, तो मुझे बताओ ये वाटर आएगा कहाँ से, पानी कहाँ से आएगा, नदी से तो आ नहीं सकते, इतने दूर नदी है, तो आएगा कहाँ से, वो आएगा ग्राउंड वाटर। कहाँ से आएगा, ग्राउंड वाटर से आएगा। तो समझो ये वापस मेरी रोहन भूमि, और इसमें अब और इसमें क्या मिलेगा हमें, बहुत सारा ग्राउंड वाटर। क्या मिलेगा, ग्राउंड वाटर मिलेगा, समझ गए। मेरे भूमि में सोना मिलता, चांदी मिलता, पानी मिलता, सब कुछ मिलता। देखो ये है ग्राउंड वाटर, इसको क्या कहेंगे हम, वाटर टेबल भी कह सकते हैं। देखो तो फॉर इरिगेशन पर्पसेस और हाई फॉर इरिगेशन पर्पसेस फार्मर्स क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट। लेकिन कैसे, एट हाई रेट्स, एट हाई रेट्स करते कैसे, यानी कि देखो ये ग्राउंड वाटर है, इन्होंने एक्सट्रैक्ट किया और ये कम हो गया, तो इन्होंने और नीचे किया और एक्सट्रैक्ट किया और कम हुआ। तो इससे क्या होता, इनको क्या चाहिए था, पैसा। क्या चाहिए था इनको, पैसा। लेकिन पैसा नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि इसको एक्सट्रैक्ट करने में जो ये लंबी डंडी दिख रही है, उस लंबी डंडी को अंदर डालने में, जमीन को खोदने में जो पैसा लगेगा वो सारा पैसा इसमें चले जाएगा। तो इसका कोई फायदा नहीं होगा, कुछ फायदा होगा कि बिल्कुल नहीं होगा इसका। लिख, और साथ ही में ये ग्राउंड वाटर समझ लिए, ठीक है। तो इससे बचा कैसे जाए, क्या बात है, रिन्यूएबल मिटा रही है। रिन्यूएबल से, हाँ, कैसे बचेंगे, बाय कटिंग डाउन wasteful use of water, cutting down wasteful use of water by water harvesting, by water harvesting यानी कैसे, वाटर हार्वेस्टिंग हमने साइंस बहुत ही बचपन से पढ़ते आ रहे हैं साइंस में। वाटर हार्वेस्टिंग का यानी कि क्या पढ़ा है ना हमने, ये हमारा घर है, घर पे कोई तो डंबा, घर पे कोई तो ऐसे बादली वाली रखो, पाइप से कनेक्टेड, बारिश होगी, रुको मैं बता था, एक इसको समझिए, एक रेन वॉश वाला, ये हमारा घर है, बहुत प्यारा घर है, इस पे से एक पाइप लगाओ, ऐसे
इस पे कुछ तो फनल लगाओ, नीचे बहुत एक बड़ा टैंक लगाओ, नहीं बहुत टैंक नहीं, टैंक लगाओ। फिर जैसे जब बारिश होगी तो ये पानी कहाँ जाएगा, इस टैंक में हो जाएगा। इसमें समझने में ड्राइंग अच्छी नहीं लग रही, लेकिन तब भी समझ जाओ। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इसे ये कहेंगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग। लेकिन वाटर हार्वेस्टिंग के बहुत सारे प्रकार है, बहुत सारे। समझने के लिए मैंने रेन वाटर हार्वेस्टिंग एग्जांपल दिया। तो अब ये तो समझ गए वाटर का। हम देखेंगे सॉइल का। जैसे जैसे हमने वाटर का देखा, फार्मर से क्या चाहिए, पैसा, और उससे क्या लिया उन्होंने, हाई यील्डिंग क्रॉप्स। तो हाई यील्डिंग क्रॉप्स की इरिगेशन चाहिए, साथ ही में क्या चाहिए, केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स। हाँ, तो ड्यू टू हाई यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, इट कॉजेज soil degradation, it causes soil degradation। अब ये soil degradation क्या होता है, डिग्रेडेशन का क्या होता है, समझो डिग्रेड, यानी कि डिग्रेड समझने के लिए क्लास एग्जांपल लेते हैं। हमारी ग्रेड क्या है, क्लास 8, ठीक है। आपने एग्जाम दिए, अब एग्जाम में फेल हो गए, लोग जाएंगे 9 में, लोग जाएंगे 9th में, लेकिन आप 8 में रहेंगे। क्यों, क्योंकि आपका ग्रेड जो है वो कम हो गया। क्या हुआ, आप 8वीं में थे, आपकी 8वीं ग्रेड है, आपने एग्जाम दिया, अब 9वीं में जाने वाले थे, लेकिन आप फेल हो गए। इस वजह से आप क्या, आपका ग्रेड क्या हुआ, नीचे चली गया, डी ग्रेड, यानी कि आप 8 में ही है। कोई ये समझने में कंफ्यूजिंग है, लेकिन समझ जाओ डिग्रेडेशन का यानी कि जिस ग्रेड में आप हो या फिर आप होंगे उससे पीछे जाना, समझ गए, ग्रेड से समझ लो। लेकिन फिर इसमें डिग्रेडेशन का अर्थ हो गया, कंडीशन क्या होती है इसकी, इट गेट्स वर्स। हाँ, उसको श्लोक मिलते हैं, सॉइल डिग्रेडेशन समझ गए। और इस बहुत सारे हैं। केमिकल फर्टिलाइजर से क्या होता है, इट कॉजेस न्यूट्रिशनल न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस। फर्टिलाइजर से यानी कि बहुत सारे कोई कौन से मिनरल्स ज़्यादा हो जाते, कोई कम हो जाते, इस वजह से, जिससे प्लांट कंफ्यूज हो जाता है समझने के लिए कि उस वजह से वो नहीं पाते कि एक ज़्यादा हो गया, कम हो गया, तो जो चीज़ चाहिए होती है ज़्यादा मात्रा में वो कम हो जाती है, जो नहीं चाहिए वो ज़्यादा मात्रा में हो जाती है, तो प्लांट्स अच्छे से नहीं उगते हैं। हम ये समझ गए। अब उससे क्या होता है, और फिर केमिकल फर्टिलाइजर से क्या होता है, मेक सॉइल एसिडिक, यानी कि पीएच, सॉइल की पीएच क्या करती है, वो कम करती है। पढ़ा है ना साइंस में, ये हमारा पीएच है, पीएच 7 न्यूट्रल होता है, पीएच कम हो गया, समझो 6, 5, 4, 3, 2, 1, वो क्या हुआ, एसिडिक हुआ। और इधर 7, 8, 9, 10, 11, 12 गया, तो क्या हुआ, बेस तो क्या हुआ, बेस होगा, समझ गए। तो सॉइल जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है और पेस्टिसाइड्स है, दोनों केमिकल्स है, वो क्या करते हैं, सॉइल को एसिडिक बनाते हैं, समझ गए। वो तीसरा, किल्स एसेंशियल बैक्टीरिया एंड माइक्रोब्स। लेकिन सिग्नेता वाले लोग समझेंगे, वरना आप समझोगे कि सॉइल फर्टिलाइजर सब में ये सब कुछ देता नहीं देता। मैं देखो, इसेंशियल मैंने बैक्टीरिया माइक्रोब्स होते हैं, लेकिन मैंने बैक्टीरिया को अलग और माइक्रोब्स को अलग क्यों लिखा, क्योंकि दोनों का अलग अलग है, अलग अलग नहीं है, यानी कि बैक्टीरिया इसमें मैंने राइजोबियम रखा,
ओहो आ क्या रखा मैंने? राइजोबियम। सोचिए राइजोबियम क्या है? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। देखो प्लांट्स जो है हमारे एटमॉस्फेयर में जो भी नाइट्रोजन है वो ऐसे तो ले नहीं सकते रूट से, तो क्या करते हैं उनके रूट्स में बहुत सारे सारे बैक्टीरिया होते हैं। राइजोबियम समझ लो अभी के लिए, राइजोबियम एक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। फिक्सिंग कैसे? उसकी फील्डिंग सेट करता है नाइट्रोजन की। ये नाइट्रोजन गैस है जमीन में, तो फिर जो ये बैक्टीरिया है वो थ्रू केमिकल प्रोसेसेस उस नाइट्रोजन को ऐसे कन्वर्ट करता है कि जो प्लांट्स यूज कर सके। ठीक है, माइक्रोब्स, इसमें माइक्रोब्स में बहुत से आते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हो गए, फंगस फंगस हो गए, और भी सारी चीजें हो गई। ठीक है, तो क्या करते हैं? डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं। ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं, और डिकम्पोज करने से क्या मिलता है? प्लांट्स को न्यूट्रिशन मिलता है। समझ गए? तो ये सारे और भी है, लेकिन समझने के लिए तीन ऐसे होता है। सॉइल डिग्रेड, ऐसे कि इससे सॉइल की फर्टिलिटी क्या होती है? कम होती है। समझ गए? तो भाई इससे बचने का हल क्या है? इससे बचने का हल है यूजिंग काउ डंग, नेचुरल कंपोस्ट, यानी कि इन सब में, इन दो में न्यूट्रिशंस होते हैं जो फर्टिलाइजर्स का काम करती है। और भी बहुत सारी तकनीकें हैं, जैसे कि मल्चिंग और मल्टी क्रॉपिंग। ये काउडंग समझ में आता है, कंपोस्ट समझ में आता है, ये मल्चिंग क्या होता है, ये मल्टी क्रॉपिंग क्या होती है, समझाता हूँ। मल्चिंग यानी कि सॉइल को कवर करना, कोई किससे? स्ट्रॉ से करना, प्लास्टिक से करना। क्यों? जिससे जो सॉइल का मॉइस्चर क्या हो? मॉइस्चर कम ना हो। समझ गए? नहीं समझे? बताता ये है सॉइल, इसको क्या चाहिए? मॉइस्चर, ठीक है, मॉइस्चर चाहिए। लेकिन ड्यू टू सनलाइट, बहुत ही मस्त सन है हमारा, इससे क्या होता है? ये सॉइल का मॉइस्चर सॉइल में जो पानी होता है वो क्या होता है? इवेपोरेट्स। क्या होता है? इवेपोरेट होता है। तो इससे बचे कैसे? सॉइल के मॉइस्चर को कब रखने के लिए क्या करेंगे हम? इसको बहुत सारे स्ट्रॉ से, प्लास्टिक से क्या करेंगे? कवर। और जो लोग बोल रहे हैं प्लास्टिक समझ में आता, स्ट्रॉ क्या होता? स्ट्रॉ वो देखो, मेरे पास ये है, ये सॉइल है, मेरे पास आगे बहुत सारा गेहूँ। ठीक है, गेहूँ है, समझ लो। तो मैंने समझो मैंने गेहूँ हार्वेस्ट कर लिया, तो ये लंबी डंडी दिखती है, ये लंबी डंडी, इसको हम क्या कहेंगे? इसको सुखाएंगे, सुखाने के बाद इसको क्या कहेंगे हम? स्ट्रॉ कहेंगे, स्ट्रॉ। देखो वापस, ये मेरे पास है गेहूं का, वो जो भी है गेहूं की फसल, इसके ऊपर क्या हुआ? मैंने गेहूं निकाल लिया, उसको मस्त पैके उससे आटा बना के रोटी खा ली। और फिर जो ये लंबी डंडी है स्ट्रॉ, ये जो लंबी डंडी है मुझे मिली, इसको क्या करूँगा मैं? काबा नहीं बनूंगा मैं, ये निकाला, इसको मैं सुखाने के लिए रख दूंगा। और जब मैं इसको सुखाऊंगा, इसको दिखूंगा, थोड़ा सा इसका कलर चेंज होगा, पीला पीला हो जाएगा। वैसे कोई कभी पहले से पीला ही होते हैं, समझ लो। तो इसको क्या कहेंगे मैं?
इसको मैं क्या कहूँगा, स्ट्रॉ कहूँगा, ठीक है। और इससे कोई चीज़ पी नहीं सकती, कोई चीज़ पी नहीं सकती, समझ गए। और इससे मैं क्या करूँगा, इसको ढक दूंगा। तो बहुत सही, इससे क्या होगा, सेल का मॉइस्चर 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 मॉइस्चर, ठीक है। ये तो हमें क्या हो गया समझ में, आउच, समझ में आ गया। अब ये मल्टी क्रॉपिंग क्या होता है, मुझे मिटाना नहीं चाहिए था। देखो वापिस हमारा प्यारा सॉइल। तो फार्मर्स को क्या चाहिए, पैसा। तो मल्टी क्रॉपिंग क्या होता है, एक साथ एक जमीन पे एक ही सीजन पे या एक ही समय पे या एक ही वर्ष पे फसल उगाना। मल्टी क्रॉपिंग में बहुत सी चीज़ आती है, मल्टी क्रॉपिंग में मिक्स क्रॉपिंग आती है और भी क्रॉपिंग्स आती है। तो समझने के लिए यहाँ पे गेहूं आ गया, यहाँ पे बार्ली आ गई, ठीक है। ये एक ही लैंड है, लेकिन मैं एक साथ भिन्न भिन्न प्रकार के एक क्रॉप क्या उगा रहा हूँ, ठीक है। राइस, यानी कि एक लैंड है, एक लैंड में बहुत सारे क्रॉप्स को उगाना, इसे कहेंगे मल्टी क्रॉपिंग, समझ गए। बढ़िया। अभी हम किसके फोकस करेंगे, फोकस वी विल फोकस ऑन पंजाब, उड़ता पंजाब। देखो कैसे टेढ़ा है, हवा में उड़ रहा है, सुपरमैन, हमारा उड़ता पंजाब। तो फॉर दोज हु डोंट नो, जिन्होंने भी बुक खोल के पढ़ा नहीं है चैप्टर, इतने एप्रिसिएशन में भी खोल के नहीं पढ़ा है, उनके लिए बता दो। पंजाब वाज द होम ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन कब चालू हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन कब चालू हुआ, इन द 1960s, ठीक है। लेकिन चालू किसने किया, MS स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन। पैदा कब हुए, मरे कब, ये भी जानना आवश्यक है। उनका जन्म हुआ 7 अगस्त 1925 टू 8 सितंबर, देखो MS स्वामीनाथन 2023, 2 वर्ष हो गए, तीन वर्ष होने के, तो सितंबर नहीं आया, ठीक है। MS स्वामीनाथन ने ग्रीन रेवोल्यूशन चालू किया पंजाब से द मिड 1960s। तो ग्रीन रेवोल्यूशन में हुआ क्या था, अच्छा देखो, भारत को चाहिए था खुद का अनाज, खुद का खाना। तो पंजाब ने क्या किया, पंजाब को बहुत सारा अनाज देना था भारत को, ठीक है। तो फिर what did farmers did, they switched to high yielding क्रॉप्स। तो जैसे हमने शुरुआत में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, हाई यील्डिंग क्रॉप्स। हाई यील्डिंग क्रॉप्स तो फार्मर्स को क्या चाहिए, पानी। उन्होंने कौन सा पानी यूज किया, ग्राउंड वाटर का यूज किया, हाँ। तो इससे क्या हुआ, पंजाब के फार्मर्स ने ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट चालू कर दिया, ठीक है। मिलती थी, फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिलती थी, तो उनको टेंशन ही नहीं था कि मोटर में बिजली कितनी डालनी है। तो इलेक्ट्रिसिटी मिलने के बाद वो ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट करना उन्होंने चालू कर दिया। तो ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट इतना किया कि 30 मीटर तक जो ग्राउंड वाटर था वो क्या था, इनएक्सेसिबल हो गया। इनएक्सेसिबल यानी कि मिल ही नहीं रहा। 30 मीटर गड्ढा खोदो
30 मीटर गड्ढा खोदो, उसके बाद भी हमें पानी नहीं मिलने वाला। देखो बहुत ही छोटा हो गया। देखो समझ गए, ये है ग्राउंड वाटर, ठीक है। नहीं ये ग्राउंड वाटर नहीं है, देखो ये है ग्राउंड वाटर। तो फार्मर्स ने इतना एक्सट्रैक्ट किया, इसको इतना एक्सट्रैक्ट किया कि उसका लेवल इतना गिर गया। हमें इन्हें 30 मीटर तक पानी नहीं मिल रहा था। देखो कितना नीचे है ये, 30 मीटर तक पानी भी नहीं मिल रहा था उनको, समझ गए। ये तो समझ गए, आउच, ये तो समझ गए। लेकिन अब ये तो पानी तो बचा था, पानी बचा था, तो वो पानी भी क्या हुआ, अनयूजेबल। क्यों? जैसे हमने पढ़ा था पहले, फार्मेसी क्या चाहिए था, पैसा। पैसा उससे क्या, उनको किससे मिलेगा, हाई यील्डिंग क्रॉप से। और क्रॉप को क्या चाहिए, केमिकल, पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स। तो उससे क्या होता है, सॉइल डिग्रेडेशन। तो साथ ही में सॉइल डिग्रेडेशन तो होता है, लेकिन ग्राउंड वाटर को अफेक्ट कैसे करता है, इट pollutes ground water, it pollutes ground water, समझ गए। तो बच्चा कुछ ग्राउंड वाटर था, वो भी केमिकल की वजह से अनयूजेबल हो गया। उन्होंने ग्राउंड वाटर बहुत ओवर पंप हो गया। ओवर पंप यानी कि पंपिंग एक्सट्रैक्ट देखा था हमने, एक्सट्रैक्ट वो और ओवर हो गया, समझ गए। कंफ्यूजिंग है, आसानी से वापस समझो। हम वाटर पंप करते हैं मात्रा में, लेकिन जब हम उसका ओवर करते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा करते हैं, उससे क्या कहते हैं, ओवर पंपिंग। ओवर पंपिंग होने की वजह से ये घोषणा हो गई कि 80%, कितना, 80% ऑफ पंजाब इज ओवर एक्सप्लॉइटेड। क्या है, ओवर एक्सप्लॉइटेड, समझ गए। ओवर एक्सप्लॉइटेड यानी कि एक्सपर्ट समझा था हमने, कोई चीज को लेना, एक्सट्रैक्ट करना, यूज करना। ओवर बहुत ज्यादा हो गया, तो बेचारे क्या कर रहे हैं, उनको खाना नहीं मिल रहा। तो थोड़ा शॉर्ट टर्म के लिए उनको खाना वाना का हो गया था समस्या, लेकिन लॉन्ग टर्म में उनके लिए थोड़ा सा अभी भी दिक्कत है, यानी कि अभी तक साल भी हो गया होगा। तब की बात करें तो उनके पास खाने का बहुत ही दिक्कत था। तो मैंने ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट कर लिया। अभी उन ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट यानी कि रिप्लेनिश होने में भी बहुत समय लगेगा अभी। तो द केस ऑफ सीमेंट, सीमेंट पता है, हमारे घर, बिल्डिंग्स, बहुत से और भी बहुत सारी चीजें किससे बनती है, सीमेंट से बनती है। एक और जैसे कि ब्रिजेस भी, ये सब कुछ किससे बनती है, सीमेंट से। सीमेंट को बनाने में बहुत सारा धूल मिट्टी निकलती है, पत्थर गिट्टी निकलती है। हाँ, तो इससे क्या निकलता है, बहुत सारा पॉल्यूशन होता है। बहुत सारा पॉल्यूशन नहीं निकलता, पॉल्यूशन होता है। कैसे होता है, देखो पॉल्यूशन यानी कि देखो, सीमेंट को प्रोड्यूस करने में बहुत सारे पत्थर गिट्टी लगता,
गिट्टी लगता है, ठीक है, तो उससे बहुत सारा फाइन डस्ट निकलता है, यानी कि सीमेंट की प्रोडक्शन में बहुत सारा फाइन डस्ट निकलता है। तो उससे क्या होता है, एनिमल्स और एनिमल्स को बहुत एनिमल्स के लंग्स को हार्म करता है और प्लांट्स की यील्ड भी कम करती है। एनिमल्स का एनिमल्स का लंग कैसे खराब करती है, एनिमल्स का लंग कैसे हार्म करती है, देखो समझो मेरे पास लैंप से बहुत सारा है और मैं तुम्हारे नाक में, आपकी नाक में फेंक दिया, आपने उसको अंदर लिया, तो फिर वो फाइन डस्ट चेक करती है, बहुत ही लंग्स में इरिटेट करती है, समझ गए। और प्लांट्स की हील कैसे कम करती है, मुझे बताओ। कोई आपके नाक मुंह में बहुत सारा धूल घुसा दे ऐसे, तो आप सांस ले पाएंगे, कुछ कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना। तो वैसे ही प्लांट्स के जो लीव्स होती है उसमें स्टोमाटा होती है, वो डस्ट स्टोमाटा पे बैठ जाती है, जिससे क्या होता है, उन्हें ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं मिलता, अच्छे से वो ट्रांसपिरेशन नहीं कर पाते हैं, ठीक है, जिससे वो उनका ग्रोथ कम होता है, साथ ही में उनका जो यील्ड निकलता है उससे वो भी कम होती है, समझ गए। साथ ही में सीमेंट डस्ट सॉइल और पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन दोनों करती है, एयर पॉल्यूशन भी करती है। इसको मैं बोल रहा था मैं यहाँ पहले इसमें कि इंडस्ट्रीज कैन कॉज सॉइल पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन एंड वाटर पॉल्यूशन, समझ गए। तो इससे बचने के लिए सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने क्या किया, उन्होंने गाइडलाइंस निकाली। गाइडलाइंस यानी कि क्या होता है, गाइडलाइंस क्या होते हैं बताओ। यानी कि उन्होंने बोला सीमेंट को कि जो भी आपका रॉ मटेरियल जैसे कि लाइमस्टोन हो गया उसको ढक के रखो, जिससे क्या कहते हैं, लाइमस्टोन में बहुत अभी भी कभी कभी बहुत से डस्ट होती है, वो हवा में उड़े ना। और भी ऐसे प्रोसेसेस में यानी कि समझो बस बनाने में बहुत सारा डस्ट निकलता है, उस डस्ट को कैसे रेगुलेट किया जाए वो बताया गया है। यानी कि इसको ढको, उसको ढको, उसको ढको 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 बस, क्यों, ताकि एयर में डस्ट ना आए ज़्यादा, ठीक है, समझ गए। और साथ ही में सीमेंट जो है वो भी एक समझो नॉन रिन्यूएबल है। कैसे नॉन रिन्यूएबल है बताओ। यानी कि लाइमस्टोन ये सब कुछ स्टोन है ना, बहुत समय लगते हैं ना बनने को स्टोन को, तो रिन्यूएबल के कैसे, प्लांट बेस करो, पत्थर है लेकिन पत्थर मिट्टी करो, लेकिन इससे प्रोडक्शन में समझो, प्रोडक्शन में क्या कहते हैं, पॉल्यूशन ज़्यादा होगा नहीं। और साथ ही में हमारे पास अभी नई टेक्नोलॉजी आ गई है, तो हम पुराने मेथड्स और पुराने जो मटेरियल है उसके यदि हम अपने नए टेक्नोलॉजी से मिक्स कर ले, तो हम पता नहीं कितने आगे कितने विकसित हो सकते हैं, समझ गए। तो इसमें वृक्ष आयुर्वेद भी है, लेकिन मैं सोचा हूँ कि वृक्ष आयुर्वेद को समझने के लिए हम एक अलग से एक और वीडियो बनाएंगे, ठीक है। और वो वीडियो आएगा कब, रविवार संडे को, तो देखना वृक्ष आयुर्वेद पे। तो अभी सिक्किम, द केस ऑफ सिक्किम, देखो इस केस में क्या होता है, एक फैमिली है पेमा की, पता है पेमा बहुत ही अच्छा नाम है, यानी कि देखो पेमा की फैमिली को बहुत ही नुकसान पहुंच रहा था। कैसे, उनको ज़्यादा यील्ड्स नहीं मिल रही थी, साथ ही में उन पर क्या था, बहुत सारा कर्ज था, नेगेटिव, किससे, सीड्स का, फर्टिलाइजर्स का, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स का, उनको बहुत सारा उन्होंने कर्ज लेके वो सब कुछ खरीदा। पता है ना कि केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स कितने महंगे होते हैं,
समझ गए? तो इस वजह से सरकार ने क्या किया, सिक्किम की सरकार ने बहुत सारी गाइडलाइंस निकाली, यानी कि हमें अपना स्टेट को ऑर्गेनिक बनाना है। क्या करना है? ऑर्गेनिक बनाना है। तो उन्होंने किया, उन्होंने किया, लेकिन तब भी इनको यील्ड्स कम मिल रही थी। क्यों? बिकॉज सॉइल वॉज रिकवरिंग। और सॉइल रिकवरिंग किसे कैसे? देखो, सॉइल को, सॉइल जो होता है वो उसको केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का एडिक्ट हो जाता है। वो चस्का, जैसे कि कोई बच्चे, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स फोन से एडिक्टेड है, वैसे ही सॉइल भी क्या होता है, बहुत सारे यूज के बाद केमिकल से एडिक्ट हो जाता है, यानी कि बिना केमिकल्स के वो जी नहीं पाता है। तो ऐसे क्या कहते हैं, धीरे धीरे करके जो न्यूट्रिशन इम्बैलेंस हमने पढ़ा, वो जैसे जैसे बैलेंस में आता है, और फिर बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी चीज़ें रिकवर होता है, रिस्टोरेशन होता है। तो प्लांट को समय लगता है अडेप्ट होने में। क्यों? क्योंकि उससे फटाफट वो सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते थे, लेकिन अभी वो न्यूट्रिएंट्स मिलने में बहुत समय लगता है। क्यों? क्योंकि अभी सॉइल रिकवर कर रहा है। समझ में आ रहा है? समझ में आया? नहीं, अच्छे से बताता हूँ। देखो, सॉइल एडिक्ट हो जाता है, उससे फटाफट केमिकल से क्या कहते हैं, बहुत सारे फर्टिलाइजर्स मिलते हैं, यानी कि बहुत से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। साथ ही बस पेस्टिसाइड से क्या होता है, पेस्ट रिपेलेंट्स, पेस्टिसाइड भी नहीं होते, लेकिन जब वो रिकवर हो रहा होता है, तो उसमें भी क्या कहते हैं, इंसेक्ट्स बैठते हैं, क्योंकि इसमें केमिकल, क्योंकि इसमें रिपेलेंट्स नहीं है। तो और साथ ही में वो तो अलग बात है, लेकिन सॉइल की बात करें तो न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस होता है। तो जब न्यूट्रिशन बैलेंस में आता है तो उसको भी समय लगता है, और भी जब माइक्रोब्स वापस आते हैं उसमें भी समय लगता है। तो प्लांट जो है वो धीरे धीरे ग्रो होने लगता है। समझ गए? तो अपने फार्म को ऑर्गेनिक करने के लिए उन्होंने क्या किया, सबसे पहले रेपेलेंट्स बहुत ही जरूरत होता है, वरना सब कुछ खा लेते हैं पौधे। हमारे यहाँ पे वैसे ही होता है, जब भी हम कोई उगाते हैं ना, तो बस कीड़े लग जाते हैं और सब कुछ तबाह हो जाता है। हम बहुत ही दुखी हो जाते हैं कि इतने मेहनत से हमने उगाया, और जब उगता है तो फिर पूरा कीड़े खा जाते हैं। तो ये पहले से जरूरत है, लेकिन हम केमिकल का यूज़ नहीं कर सकते। तो उन्होंने क्या यूज़ किया, उन्होंने यूज़ किया नीम और लहसुन, गार्लिक। जिनने नीम नहीं खाया, मैंने भी नहीं खाया, लेकिन मैंने सुना है कि कैसे, यानी कि नीम से बहुत ही दुर्गंध, यानी कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है। सेम फॉर गार्लिक, उससे भी बहुत ही ऐसी स्मेल आती है। इससे क्या होता है कि इंसेक्ट्स अपने आप उसमें नहीं आते। क्यों? छी, बहुत ही गंदी स्मेल आ रही है ऐसे। देखो, समझ गए? नीम और गार्लिक एक्ट लाइक एन ऑर्गेनिक रेपेलेंट। अभी ये तो क्या, पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर्स कैसे दे स्विच टू कंपोस्ट, यानी कि नेचुरल फर्टिलाइजर। समझ गए? और उन्होंने मल्टी क्रॉपिंग में चालू कर दी। मल्टी क्रॉपिंग से हमने पहले से पढ़ा है, ठीक है? याद है? याद नहीं है तो वापिस पीछे देखो। समझ गए? तो उन्हें कंपोस्ट का यूज किया, बता दीजिए। फिर आफ्टर 5 इयर्स, कितने वर्षों के बाद, मेरी की आवाज रहती, इग्नोर करो। आफ्टर 5 इयर्स उनकी क्या हुआ, यील्ड बढ़ गई। वो अपने कार्डमम, जिंजर, इन सबको बहुत
प्रीमियम दामों में बेचने लग गई, और भी जितने भी ट्रेडिशनल क्रॉप्स हैं वो सबको बहुत ही अच्छे महंगे महंगे दामों में बेचने लग गए। और इन 2016, कब 2016, सिक्किम बिकेम एन 100% ऑर्गेनिक स्टेट। In 2016, Sikkim became 100% organic state. चल गए। तो इससे क्या हुआ? टूरिज्म इंक्रीज के, टूरिज्म बढ़ गई। क्यों? देखो, टूरिज्म पता है ना, जब बाहर से फॉरेनर्स या फिर दूसरे अपने देश के दूसरे स्टेट्स के लोग आते हैं देखने के लिए। क्यों आते हैं देखने के लिए? देखो, सिक्किम अभी ऑर्गेनिक स्टेट बन गया था, तो टूरिस्ट आए थे देखने के लिए कि इन्होंने कैसे ऑर्गेनिक बने। तो सिक्किम वो कैसे ऑर्गेनिक बना वो देखने के लिए टूरिस्ट लोग आए, समझ गए? फार्मर्स की इनकम भी कैसे हो गई? 20% बढ़ गई। क्यों? क्योंकि अभी मस्त क्रॉप्स उग रहे, मस्त पैसा पैसा हो रहा है। ठीक है। बायोडाइवर्सिटी वापिस आई। ये बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? यानी कि देखो, बायो पता है ना हमें, बायो यानी कि बायोलॉजी। बायोलॉजी में बहुत सारे आते हैं, इंसेक्ट्स आते, प्लांट्स आते, ह्यूमंस आते, एनिमल्स आते। बायोलॉजी समझ गए? डाइवर्सिटी यानी कि पढ़ा ना, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता, भिन्नता में एकता, समझ गए? यानी कि बायो अर्थात एनिमल प्लांट्स की सब कुछ, डाइवर्सिटी यानी कि अलग अलग, भिन्नता अलग अलग, अनेक, समझ गए? बायोडाइवर्सिटी यानी कि बहुत सारे प्रकार के जीव जंतु वापिस आ गए उधर। यानी कि जैसे बेनिफिशियल बर्ड्स आ गए, यानी कि बर्ड्स कभी वो भी ये कितनी कीड़ों को खाती है। बेनिफिशियल माइक्रोब्स आ गए, इंसेक्ट्स आ गए, यानी कि वो बर्ड्स ये करती है, जो पत्ते खाती है उनको खाती है, लेकिन जो अर्थवॉर्म ये सब कुछ जो होता है वो सॉइल को इनरिच करता है, समझ गए? बायोडाइवर्सिटी वापस आ गई। तो ऐसे करके सिक्किम बिकेम एन एग्जाम्पल यानी कैसे? सिक्किम became an example of how a state can become 100% organic, meaning switching from modern chemical fertilizers and pesticides to using organic materials, substances to grow crops. समझ गए? बढ़िया। हम रिन्यूएबल समझ गए, अभी नॉन रिन्यूएबल। ये बहुत ही छोटा सा है, यानी कि इसमें समझने में ज़्यादा कुछ नहीं है। इसमें बस इतना समझना है कि हमें बस अपनी बुद्धि का ऐसे यूज़ करना है कि देखो, यानी कि हमें अपने बुद्धि का ऐसे यूज़ करना है कि जिससे हमारे पास अभी नेचुरल रिसोर्सेज नहीं, हमारे पास अभी जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है हमें उसे कैसे यूज़ करना है, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, उन्हें कैसे यूज़ करना है जिससे, ऐसे यूज़ करना है जिससे वो अगली पीढ़ी तक, अगली जनरेशन तक पहुँचे, यानी कि तक रहे अगली जनरेशन तक, जब तक से हमारी आने वाली जनरेशन कोई नया अल्टरनेटिव नहीं ढूंढती, यानी कि जब तक से नया अल्टरनेटिव नहीं ढूंढती, यानी कि अल्टरनेटिव यानी कि कैसे फॉर रिन्यूएबल, यानी कि उनके रिन्यूएबल काउंटर पार्ट नहीं ढूंढती, तब तक कि हमें अपने नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को बचा के रखना है। समझ गए? बस इतना ही समझने में। तो द इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये क्या है? इसी अंदर का सोलर एनर्जी, सोलर से क्या समझते हैं? सोलर एनर्जी अलायंस, यानी कि
पॉलिटिक्स का आता है ना अलायंस, यानी कि जब दो पार्टी के साथ मिलती है, वैसे ही इस इंटरनेशनल सोलर अलायंस को लॉन्च किया गया था इंडिया और फ्रांस द्वारा। कब? इन 2016। कब? इन 2016। इन 2016 इंडिया एंड फ्रांस लॉन्च इंटरनेशनल सोलर अलायंस। समझ गए? बढ़िया। इसमें 100 से ज़्यादा जो स्टेट्स है, स्टेट्स नहीं कंट्रीज जो इसके पार्ट है। क्यों? क्योंकि इन दोनों ने ये निकाले क्यों? बिकॉज इंडिया एंड फ्रांस आर बोथ रिच इन सनलाइट, दे आर ब्लेस्ड विथ हाई अमाउंट्स ऑफ सनलाइट। अभी हम पढ़ेंगे भारत इस अलायंस का भाग है, जैसे हमने पढ़ा। तो इसमें भाग लेने के लिए भारत ने कौन सा पार्क चालू किया सोलर? वो है भादला सोलर पार्क। कौन सा पार्क? भादला सोलर पार्क। समझ गए? ये भादला है, भूदला नहीं। ठीक है, भादला सोलर पार्क। तो अभी हम भादला सोलर पार्क के बारे में जानेंगे। तो पहला, इट इज लोकेटेड इन जोधपुर, राजस्थान। समझिए कहाँ पे? जोधपुर राजस्थान और थार डेजर्ट, इन थार डेजर्ट। समझ गए? बढ़िया। और इट इज द लार्जेस्ट सोलर पार्क इन इंडिया। इट इज द लार्जेस्ट सोलर पार्क इन इंडिया। समझ गए? तो तीसरा, इसकी इंस्टॉल कैपेसिटी है इसकी इंस्टॉल कैपेसिटी है 2245 मेगावाट्स। समझ गए? इसकी इंस्टॉल कैपेसिटी कितनी है? 2245 मेगावाट। समझ गए? हाँ। तो ये इंस्टॉल कैपेसिटी क्या आता है? इंस्टॉल कैपेसिटी यानी कि समझो हमने सोलर पैनल लगाया, तो सोलर पैनल कितनी एनर्जी जनरेट करता है जब पूरा आसमान साफ हो, पूरा सारे अच्छे कंडीशंस हो। देखो यहाँ पे सोलर पैनल है और यहाँ पे मस्त धूप खिली है, कोई बादल नहीं, कोई कुछ नहीं, सब बस धूप है। तो एक सोलर पैनल उस धूप से कितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है, उसे कहते हैं इंस्टॉल कैपेसिटी। और पूरे पार्क की इंस्टॉल कैपेसिटी है 2245 मेगावाट। समझ गए? बढ़िया। एंड और इट इज स्प्रेड ओवर, यानी कि ये 14,000 एकर्स में फैला हुआ है। समझ गए? 14,000 एकर्स। समझ गए? भादरा सोलर पार्क क्या सिंबलाइज करती है? भादरा सोलर पार्क सिंबलाइजेस इंडिया सोलर एम्बिशन। सोलर एम्बिशन यानी कैसे? It symbolizes how a country like India can transition from traditional energy sources like coal and petroleum to renewable resources like sunlight to generate electricity. समझ गए? और सोलर एम्बिशन क्या होता है? यानी कि सोलर एम्बिशन यानी कि एम्बिशन पता है ना, इच्छा, चाह। सोलर हमें पता है सोलर एनर्जी, यानी कि इंडिया की सोलर एम्बिशन यानी कि भारत की चाह है कि कैसे वो अपने देश को सोलर एनर्जी से भरपूर करे। समझ गए? अभी हमने सोलर पार्क के बारे में जान लिया। अभी हम ये जानेंगे रिसोर्सेज के बारे में वापस। तो हमें लगता है कि कैसे जो भी है रिसोर्सेज, जैसे कि मोस्ट कॉमन रिसोर्सेज जैसे कि वाटर, एयर, ये सब में इवन डिस्ट्रीब्यूटेड है।
लेकिन ऐसे भी नहीं है, यानी कि बहुत सारी जगहों पे जैसे कि झोपड़पट्टी स्लम्स बोल लो जैसे इंग्लिश में, उनमें क्लीन वाटर नहीं मिलता। दिल्ली का तो पता ही है, दिल्ली में क्लीन एयर नहीं मिलता। वाटर का देखो, यदि हम बहुत सारे चैनल्स हैं जो बताते हैं कि कैसे स्लम्स में गंदा गंदा पानी आता है, यानी कि जैसे कि क्रिएट हो गया, ओपन लेटर हो गया, मोहक मंगल, बहुत सारे चैनल है। उसमें बताया जाता है कि कैसे वो दिखाया जाता है कि कैसे स्लम्स में एकदम गंदा काला पानी आता है और लोग कैसे भी करके उसका उपयोग करना पड़ता है। मैंने देखा था, बहुत ही गंदा होता है। और साथ ही में एयर पोल्यूशन तो पता ही है दिल्ली का, यानी कि एकदम बोलते हैं कि 15-17 में ज़्यादा बोल सकते हो, कम भी बोल सकते हो, उतनी सिगरेट फूकने, यानी कि मेन है सिगरेट फूकने जैसे ही है। यानी कि इसे हम क्या समझते हैं, इवन दीज रिसोर्सेज आर नॉट evenly distributed in our society. These resources are not evenly distributed in our society. Evenly distributed नहीं कैसे, इसको distributed भी नहीं हम बोल सकते कि, यानी कि इसको unfair बोल सकते हैं, समझिए। यानी कि अनफेयर है बहुत सारी जगहों पे वाटर और एयर। यानी कि कंफ्यूजिंग लगा कि मेरी बताने का शायद थोड़ा कंफ्यूजन होगा, मैं अच्छे से बताता कि बहुत ही जगहों पे वाटर और एयर अनफेयर होता है। वाटर एयर अनफेयर यानी कि एयर बहुत ही पॉल्यूटेड होता है, पानी भी बहुत ही पॉल्यूटेड होता है बहुत सेक्शन में हमारे सोसाइटी के, समझ गए, बस इतने समझना था। तो इससे कैसे बचे, यानी कि हम भगवत गीता के एक टॉपिक से, वो है लोक संग्रह। ये लोक संग्रह का अर्थ क्या होता है? सबसे पहले लोग यानी लोग पीपल, इसको ऐसे समझ सकते हैं, लोग यानी कि पाताल लोक ने पात्र बने तो लोग, समझ गए, लोग यानी लोग, पीपल, संग्रह, कोई आवाज आ रही है तो इग्नोर करिए कृपया। संग्रह यानी कैसे, इंग्लिश हिंदी में देखो, संग्रह यानी कि कलेक्शन बोल लो, टुगेदर बोल लो। तो इस शब्द का अर्थ होता है पीपल टुगेदर या कलेक्शन ऑफ पीपल। यानी कि सब क्या समझते हैं कि इस शब्द का अर्थ ये है कि जब बहुत सारे लोग अपनी इच्छाओं को, यानी कि अपने सेल्फिश डिजायर को छोड़ के सबके भलाई के लिए काम करे, तो ऐसे जो है, यानी कि ऐसे तो रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। यानी कि समझ लो, ये हमने पढ़ा कि कैसे वाटर अनक्लीन होता है, एयर अनक्लीन होता, बहुत सारे मैन मेड डिजास्टर्स होते हैं। ये सब कुछ को हम संभाल सकते हैं जब हम भारत के लोग या पूरे विश्व के लोग एक साथ मिलके पूरी मानव जात के हित के लिए काम करें, तभी ये पृथ्वी बहुत ही अच्छी बनेगी। बस लोक संग्रह का चाहिए होता है, इतना समझ लेना बढ़िया। ये तो हमने पढ़ दिया, तो वन शॉट रिवीजन जल्दी आने वाली है। And don't forget to like and comment on this video, and don't forget to subscribe my channel so that I can make new videos in the future. Meaning it gives me motivation that you subscribe so that I can make more videos and improve a lot. And also if you comment on my videos, I can understand where did I make mistakes, and I will improve it in the later videos. Thank you. And then till then, bye bye.